नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 2025 दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, लेकिन 2024 को भूला नहीं जा सकता। 2024 को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर में उसको कतई भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि 2014 के बाद 2024 में 10 साल के अंतराल के बाद यहां पर चुनाव हुए, और चुनाव यूटी में हुए। यूटी जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए। उससे भी बड़ी बात यह है कि लद्दाख को साइड पे करके पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक भी, उसकी भी हालत, पीडीपी की हालत भी बहुत ज्यादा पतली होगी। मात्र 3 सीटें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीती है। और ये कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि 1996 के बाद एक बड़ी पार्टी सरकार बना रही। 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली है। हालांकि उनको सपोर्ट बाहर से कांग्रेस का भी है और साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी का चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है। मैं उमर अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं और सुरेंद्र चौधरी की बात कर रहा हूं। दोनों ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। फिर उतार चढ़ाव की बात करते हैं। लोकसभा में ऐसा लग रहा था, जब उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार गए तो ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक कैरियर उमर अब्दुल्ला का पूरा खत्म हो गया। इंजीनियर रशीद जेल में बैठे जीत गए। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो तेवर ही बदल जाते हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, दोनों के दोनों पर वो चुनाव जीत जाते हैं। 42 सीटें, यानी खुलकर लोगों ने वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि पहली मर्तबा 90 सीटों पर चुनाव हुआ। भले ही यूटी में चुनाव हुआ है, लेकिन 90 सीटों पर चुनाव हुआ। एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया। ये 2024 के राजनीतिक इतिहास की बात कर रहा हूं मैं। यानी एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पहले कभी नहीं मिलता था, वो मिला। और बड़ी बात यह है कि पहली बार बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष चुना गया। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है। सुनील शर्मा, वो जो जीत के आए थे, उनको वहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया है। ये सारी चीजें पहली मर्तबा हुई हैं। इसलिए जब 2025 अपने दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो हमने 2024 को कभी नहीं भूलना है कि 2024 में कितनी उलट फेर हुआ, राजनीतिक उलट फेर हुआ। कांग्रेस के अपना चेहरा बदला, तारिक हमीद कुरा को चीफ बनाया और सीटें मात्र 6 आई, जिसमें से 1 सीट जम्मू प्रोविंस से आई है कांग्रेस को और 5 सीटें कश्मीर से आई हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो राजनीतिक बदलाव है, हम नहीं भूल सकते हैं कि हम कैसे भूल सकते हैं कि पहली मर्तबा यूटी के चुनाव हुए, पहली मर्तबा 90 सीटों पर चुनाव हुए और पहाड़ियों को राजनीतिक या एसटी को राजनीतिक आरक्षण दिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं राजनीति के परिप्रेक्ष्य में 2024 साल जो जाता है। आज 29 दिसंबर है। आज 29 दिसंबर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 दिन के बाद आपको एक नया साल मिलेगा। 2025 शुरू हो जाएगा। लेकिन 2024 में बहुत ही राजनीतिक फेरबदल हुए हैं। एक सरकार बनी है, यूटी की पहली सरकार, यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर, यूटी की पहली सरकार, यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बने हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र शर्मा, चीफ स्पोक्स पर्सन है। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। आई एम ऑडिबल जी? रविंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि साल 2024 में इतिहास रचा है, या यूं भी कहा जाए पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 2024 में लोकसभा के चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा। 400 पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन सीटें कम आई। 2024 में लगातार तीसरी बार पीएम मोदी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में आरक्षण को लेकर के चढ़ा सियासी पारा। 2024 में लोकसभा चुनाव रहा बड़ा दिलचस्प। 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी की सरकार बनी। इंजीनियर रशीद जीत करके आए, जेल में बैठे बैठे जीत करके आए। 2014 के बाद 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में लोगों ने सरकार चुनी, 16 अक्टूबर को सरकार चुनी गई थी और 18 अक्टूबर को पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही ये फैसला लिया गया था और एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, प्रस्ताव पारित करके जी पहले जुड़ा गया था। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि सरकार जो है यूटी में पहली सरकार बनी है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेख अमीर, आबिद वानी और अहमद एजाज। राजनीतिक विश्लेषक हैं, आबिद वानी प्रवक्ता हैं, शेख अमीर भी प्रवक्ता हैं। और मैं पहले आबिद वानी से जानना चाहूंगा। आबिद वानी, हम देखते थे कि लोकसभा के चुनाव, आप सुन पा रहे हैं आबिद मुझे? जी जी बिल्कुल। हम देख रहे थे कि लोकसभा चुनाव में जैसे ही इंजीनियर रशीद जीते और फारूक उमर अब्दुल्ला हार गए, ऐसा लग रहा था कि उनका सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा। लेकिन विधानसभा के चुनाव में 42 सीटें लेते और 2 जगहों पर खड़े होकर के वो चुनाव जीत जाते हैं। ये कैसा अंतर आया, ये बदलाव कैसे? देखिए, पहले तो मैं इब्तिदाई तौर पे ये बोलना चाहूंगा, आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कैसे कि 2024 में सभी सियासी पार्टियां या जो सियासी गतिविधियां हो गई उनमें एक बहुत ही सिंबॉलिक डिफरेंस देखने को मिला, चाहे वो कांग्रेस की बढ़त हुई एट नेशनल लेवल या फिर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ब्रूट मेजोरिटी से सामने आई। देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो एक स्पॉन्टेनियस सिंपैथेटिक वेव था जिसमें इंजीनियर रशीद सेंटिमेंट मोबिलाइज करने में कामयाब हुए। उनकी जो टीम थी, खुसूसन उनके जो 2 बेटे थे, उन्होंने पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ रिलेट किया और वो सेंटिमेंट कहीं ना कहीं अगर आपको देखेगा वो एक बैकग्राउंड से आता था जो इंजीनियर रशीद साहब ने एज एमएलए बार बार असेंबली में एक डिफरेंट मत रखते थे चुनी हुई सरकारों के साथ, लोगों की आवाज उठाते थे, तो कहीं ना कहीं रिलेट हो गया और वो कलेक्टिव सेंटिमेंट बन गया और उस सिंपोटेनियस सिंपैथेटिक वेव के साथ वो चले गए। जी एजाज साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप इस पूरे 2024 को जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक तौर पर कैसे देखते हैं? कैसा रहा ये 2024? जी अहमद साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ हाँ हाँ, ये मैं ऑडिबल हूं आपको? जी जी जी, आप बोलिए जी। नहीं, जहां तक जम्मू कश्मीर की सियासत का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा खिता रहा है कि जो हर वक्त सियासी तौर सुर्खियों में रहा है, राइट फ्रॉम जब ये प्रिंसली स्टेट थी या उसके बाद 1947 के बाद जब एक्सेशन हुआ, तो ये हर वक्त या फिर बाकी जो मामला आए जैसे कभी प्लेबिसाइट का नारा, कभी फिर प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर, सदर रियासत से गवर्नर, आई मीन बार बार ये सियासी तौर हर वक्त सुर्खी में रहा है। और चूंकि जहां तक 2024 का ताल्लुक है, इसमें भी कुछ सियासी आई मीन सरगर्मियां ऐसी रही, कुछ सियासी डेवलपमेंट्स ऐसी हुई जो शायद पहली बार हुई जी। और जो जिसको हम कहेंगे कि भाई एक खसूसी डेवलपमेंट्स हुई। वो ये कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन यहाँ पर हुए, जब स्टेट को यूटी बनाया गया, एब्रोगेट किया गया 5 अगस्त 2019 को, 370 को, तो उसके बाद यूटी में 2019 में 19 को, तो पहली बार जब इलेक्शन हो गए इस साल बहुत टाइम के बाद, तो एक पहली बात जो आई कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एक पहली बात। और दूसरा, जबकि 1919 से आज तक ऐसी सिचुएशन यहाँ रही मिलिटेंसी के हवाले से, या ऐसी डिस्टर्बिंग सिचुएशन रही जिसकी वजह से कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन अगर कभी हुई भी हो थोड़ी सी, लेकिन इतना ज्यादा खुलेआम पार्टिसिपेशन नहीं हुई वोटर्स की, नहीं रही, ना कंपेनिंग इतनी खुलेआम रही जितनी इस साल हुई 2024 के इलेक्शन के दौरान, जो इतने 32-33 साल में इतने खुलेआम कंपेनिंग नहीं हुई जितनी हुई। ये कुछ डेवलपमेंट्स रहे। तो उसके साथ साथ इंजीनियर रशीद का उमर अब्दुल्ला जो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं
मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रहे हैं। उनको हराना वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। और रशीद इंजीनियर का इलेक्शन से जेल में रहकर इलेक्शन जीतना, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा, जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए, लोगों की बड़ी उम्मीदें थे, बड़े जोर शोर से लोग चाहते थे कि भाई यहाँ इलेक्शन हो, क्योंकि बहुत टाइम से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और लोगों के मामला सही तौर हुकूमती लेवल पर हल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी कम है। तो हर एक चाहता था कि इलेक्शन हो जाए, और अल्टीमेटली इलेक्शन हो गए। जी असेंबली इलेक्शंस के चलिए पहली बात जो उसमें खुसूसी बात यह रही कि जी पहले तो 87 इलेक्शन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, इस वक्त 90 होगी, एक वो बात रही। और दूसरा ये रहा कि जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का जम्मू से हारना, जी, एक सीट वो ठीक है। एक खैर चलिए, उल्टा शेख आमिर मुझे से ही लग रहा है, पूछते क्योंकि हैं। जम्मू मैं शेख आमिर से कांग्रेस पूछना बेस्ड चाहता हूँ। पार्टी शेख रही साहब, है। मैं आपको रुको। शेख साहब, आप मुझे ये बताइए कि 2024 में आपको थोड़ी खुशी थोड़ा गम उसमें मिला। चलिए, लोकसभा में आपकी बढ़त मिली है, थोड़ी बढ़त बनी है, लेकिन विधानसभा चुनावों में आप बड़ा सिमट गए हैं, सिकुड़ गए हैं। उसके कारण क्या आपको लगते हैं? एक तो जो शुरुआती दौर में मैनिफेस्टो एनसी जारी करती है और आप खामोश रहते हो, या फिर एनसी के साथ अलायंस करना आपको भारी पड़ा है। आप मात्र 6 सीटों पर महदूद रह गए हैं, जिसमें से 5 वैली में से और 1 राजौरी की सीट जम्मू प्रोविंस में है। जी आमिर भाई। जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जा यस यस यस, कंटिन्यू। जी, जहां तक आप कांग्रेस की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, जो हाल ही में असेंबली इंतखाबात हुए, अगर मैं ये कहूं कि 2014 के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी मरकज में भी और रियासत जम्मू कश्मीर में भी आई, और उसके बाद उनके फैसले आपने देखे, उनकी जो जो भी नीतियां थी, नीति जम्मू कश्मीर के लिए सही नहीं थी। और 2019 370 की मनसूखी हुई, और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से राहुल जी चले और कश्मीर तक आए। तो कहीं ना कहीं जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चला, तो जब कश्मीर हम पहुंचे, तो एक अलग ही जो है फिजा कश्मीर में चल रही थी। जिस तरीके से इस्तकबाल और खैर मकदम राहुल जी का हुआ, तो जाती तौर पर मुझे लगा था कि वेव जो अभी कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, वो कांग्रेस की है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब असेंबली इंतखाबात हुए, 10 साल मैं कहूं कि 2014 में पिछले इंतखाबात हुए थे असेंबली के, उसके बाद जब 2020 में इंतखाबात हुए, तो उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है उनकी कारकर्दगी अच्छी रहेगी। लेकिन बदकिस्मती है कि जब हम अलायंस में गए, और जहां मैं कहूंगा कि खास करके पहले मैं कश्मीर की बात करूंगा, तो जब अलायंस में गए तो पहले 5 सीटें ही मिली, और 47 में से जब हम 5 पे लड़ रहे हैं और 42 पे नहीं लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पहले ही जो है हार मान रहे हैं जी। और एक अच्छा खासा मौका था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, नौजवानों के लिए, वो नौजवान जिन्होंने पिछले 10 साल से इस हुकूमत के जो है उस आक्रमण को झेला है, वो तैयार थे। लेकिन बदकिस्मती है जो हम अलायंस में गए और अपने आप को सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने डाल दिया, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जम्मू में मुझे लगता है कुछ टिकट जो है उधर इधर गई, लेकिन वहां पर सही तरीके से जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, हमारी जो एक आइडियोलॉजी है, हमने जिस तरीके से आवाम के साथ खड़े रहे हैं, हर मुसीबत में, हर मामले में खड़े रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां के लीडरान को, आवाम में उस चीज को उतारना नहीं आया। सरबजीत जी, आपने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद ड्रास्टिक चेंज आई है, 2,11,00,000 पर्यटक आए हैं। बार बार आप इसका जिक्र करते हैं, 78% टूरिज्म खत्म हुआ है, कम हुआ है एवरेज से, लेकिन आपको कश्मीर में एक भी सीट नहीं मिल पाई। कभी मलाल होता है, दुख होता है कि इतना काम करने के बावजूद भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया कश्मीरियों ने? जी विनोद जी, ये बदकिस्मती है कि कश्मीर में जिस कदर माहौल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरअंदेशी और उनके जो कामकाज था, खास करके जम्मू कश्मीर के लिए, उसी की वजह यहाँ शांति आई और इतना पर्यटक आया, और कैसे लोग तिरंगा लेके कश्मीर में हजारों की तादाद में जो
भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बाहर निकले। तो ये एक बड़ी चेंज थी। कोई सोच नहीं सकता था कि पुराने हालात, जब वहां कुछ चंद साल पहले की बात है, जब यही सरकारें कांग्रेस की और एनसी की या पीडीपी की ये हुआ करती थी, तो वहां क्या माहौल था, कैसे वहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर मारे जाते थे, आए दिन रोज शहीद होते थे। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा माहौल जो था केंद्र की सरकार ने यहाँ पर बनाया, तभी ये इलेक्शन हुए। और इतने परसेंटेज वोट का आना और कभी सोचा नहीं था। वहां पर पहली सरकारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फारूक अब्दुल्ला साहब थे, वो कितने वोट लेके जीते थे, कितने वोट लेके एमपी बने थे। हमारे पंचायत के यहाँ सरपंच उनसे ज्यादा वोट लेते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इतना काम करने के बाद भी हमें वहां, चूंकि एक हमारी स्ट्रेटजी थी कि वहां और लोगों को भी स्पेस मिले, वो लोग भी इलेक्शन लड़े, तो उस हिसाब से हमने अच्छा किया है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले लेकिन आपके प्रयोग कामयाब नहीं हो पाए सरबजीत जी। आपके प्रयोग बैट, सेब, इंजीनियर रशीद, ये कोई भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये 2024 का राजनीतिक इतिहास आपको बताएगा। जी जी बिल्कुल विनोद जी, सही बात है। क्योंकि हम तो अपने बलबूते पे लड़ रहे थे, हमारा कोई डायरेक्ट अलायंस किसी से था नहीं। लेकिन यहाँ यहाँ भी हमने कैंडिडेट खड़े किए, तो अच्छा किया, प्रदर्शन किया। चूंकि एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मुसलमानों को भड़काया, ये तो आपको पता ही है। तो वहां पर भी यही हुआ। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जब पार्लियामेंट में बुरी तरह हार रही थी, तो एकदम से एक ऐसा माहौल जो केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर एक माहौल चेंज हुआ। ये सही बात है, क्योंकि ये सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये देन थी। इन्होंने पाकिस्तान एजेंडा लगाया और लुभाने वादे दिए कि अगर ऐसा हुआ तो हम आपको 370 वापस लाएंगे। मतलब वो बातें जो ना करने वाली थी वो भी इन्होंने की और लोगों को गुमराह किया। चलिए आबिद भाई से जानना चाहते हैं। आबिद भाई आपके पास 42 एमएलए हैं और इंडिपेंडेंट से आपको सरकार हो जाती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने आपको बाहर से सपोर्ट दिया है। बिजनेस रूल फॉर्म नहीं हो पाए हैं, सरकार का संचालन कैसा होगा, ये भी सारी चीजें हवाओं में। ऐसे में कल भाजपा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि आपके मंत्री सिर्फ और सिर्फ लोगों को जाकर के ऑफिसर्स को तंग कर रहे हैं। अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए वो किसी भी ऑफिस में चले जाते हैं। लेकिन आपको मूल रूप से केंद्र सरकार से जो बिजनेस रूल हैं वो जल्द से जल्द बनवाने चाहिए, ताकि सरकार काम कर सके। क्योंकि लंबे अंतराल के बाद लोगों को चुनी हुई गवर्नमेंट मिली है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। देखिए, पहले तो मैं कुछ यहाँ पर पहलू उठे इलेक्शंस को रिलेटेड, उनमें थोड़ी कोर्स करेक्शन करना चाहूंगा। जी। मेरे काबिल दोस्त यहाँ कांग्रेस से बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अलायंस से नुकसान हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा कि 52 सीट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी, और अगर हम चाहते तो जम्मू में इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन हमने जम्मू में पूरा फ्री स्पेस दिया कांग्रेस को, क्योंकि हमें लगता था कांग्रेस अगर वहां पर विग्रसली कैंपेन कर पाई तो ऑन नेशनल सेंटिमेंट को ड्राइव कर पाई, वैसे ही जैसे ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी की जो 12 जोड़ो यात्रा थी उसका कुछ लाभ हो सके जम्मू में, मगर वो दिखा नहीं। तो कहीं ना कहीं इनको ये देखना चाहिए कि ये कहां पर प्लैंक मिस कर गए जम्मू में, ना कि अलायंस से इनको कुछ नुकसान। मैं तो कहता हूं कि अलायंस से अगर किसी को नुकसान हुआ है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है। खैर, ये छोटी बातें हैं। हमारा कांग्रेस के साथ जो अलायंस है वो इस बुनियाद पे नहीं है कि सिर्फ हम सीट शेयरिंग करें आपस में, बल्कि वो एक सेक्युलर आइडियोलॉजी जो है, जो सेक्युलर शैली में कांग्रेस आती है, उस वजह से भी हमारा इनके साथ अलायंस है। जहां तक आप बात कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स का, या जो आप बोल रहे थे कि भाजपा जो इल्जाम लगा रही है, देखिए भाजपा के अभी प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा कि कश्मीर ने जो मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वहां मुसलमानों को भड़काया गया, हिंदू मुस्लिम किया गया। तो क्या मैं ये समझूं कि जम्मू के लोगों ने जो मजबूत विपक्ष रहने का वन साइडेड मैंडेट बीजेपी को दिया है, क्या वो कम्युनल बेसिस पे था? देखिए ये बातें, ये दोगलापंथी बीजेपी की एक जगह जहां पर ये हार चुके हैं 2014 में भी ये अपना खाता नहीं खोल पाए घाटी में, और आज भी इनका हाल वही है। तो इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि इनको कैसे माइनॉरिटीज, मुसलमान वर्ग या बाकी जितनी कम्युनिटीज है उनको साथ लेके चलना चाहिए और वो सियासत करनी चाहिए। जहां तक हमारे मंत्रियों का आप पूछ रहे थे कि वो कहीं पर भी पहुंच जाते, देखिए हर किसी मंत्री या जो भी प्रतिनिधि है पब्लिक का,
सामाजिक तौर से उनको हर जगह पहुंचना चाहिए, हर लोगों से वार्तालाप करना चाहिए। और मैं समझता हूं उसी के वही अप्रोच फॉलो कर रही है हमारी पूरी सरकार। हमने जो कैबिनेट का रिप्रेजेंटेशन दिया, जम्मू को एक हैवी रिप्रेजेंटेशन दिया, डिस्पाइट हमें उतने इलेक्टोरल गेन्स वहां से नहीं हुए। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जावेद राणा साहब मिनिस्टर जम्मू से, हमारे सतीश शर्मा मिनिस्टर हैं। तो एक इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन हमने दी। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो फैसले हैं वो उनके खुद के काबिना ले। तो जहां तक आप बिजनेस रूल्स की बात कर रहे हैं, 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, उसकी अगुवाई अब्दुल रहीम राथर साहब कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले कुछ वक्त में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स है, जहां हम डिफाइन करेंगे कि एलजी की डोमेन जो है कहाँ खत्म होती है और कहां पर हमारा काम शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो जाएगा। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम डिफाइन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि केंद्र के साथ हमारे रिश्ते हैं वो अच्छे हेल्दी रिश्ते बने रहें ताकि लोगों को फायदा हो। देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हमारी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जहां पर पब्लिक रिलीफ और पब्लिक कन्वीनियंस की बात हो, तो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब ने वो पहले ही आते आते दिखा दिया था, जब वो होम मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिले और लोगों के हित की बात की। स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन हमने पास किया वो गवर्नेंस की बुनियाद पे किया, ताकि यहाँ के लोगों को इस डुअल गवर्नेंस में जो नुकसान हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है गवर्नेंस का, वो खत्म हो और हम लोगों के मसलों के अजाले ढूंढें। एयाज साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हम फिर जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसी पैटर्न में जम्मू कश्मीर को एक तोहफा मिलने वाला वैसी सरकार मिलने वाली है? रोज के रोज कन्फ्लिक्ट होगी एलजी के और सीएम के बीच में। आप अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या उसी दिशा में जा रहे हैं? वही डायरेक्शन है हमारी? अब ये तो नहीं कहेंगे कि एग्जैक्टली ये उसी पैटर्न की हुकूमत हो, लेकिन एक चीज तय है कि ये हुकूमत ऐसी हो कि ये जो आज खुद ज्यादा और मेजर डिसीजन लेने के मजाज नहीं, दैट इज ऑलमोस्ट क्लियर। उसके कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात ये है, एक तो जो रिऑर्गेनाइजेशन के बाद जो भी फैसले जम्मू कश्मीर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जी। या सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए जो भी हो चुका है, उनको प्रोटेक्ट करना मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी क़यादत बीजेपी कर रहे हैं उनके लिए प्रायोरिटी बनेगी। उनका उन्होंने थोड़ा जिक्र भी किया है, इशारा भी दिया है, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से कि भाई यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, मिलिटेंसी में उनका सपोर्ट रहा है, शाह दे रहे हैं, एक वो। और दूसरा जो जो मुझे लग रहा है कि जो जो मुझे लग रहा है लैंड रूल्स के अमेंडमेंट्स के हवाले से, मुझे लगता है कि वहाँ भी शायद ज्यादा कोई इख्तियारात न रहेंगे स्टेट के पास। और थर्ड, फाइनेंस को लेकर मुझे लग रहा है कि क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, बिल्कुल ही मुझे नहीं लगता कि इतना दे देंगे कंट्रोल उनको। तो उसके अलावा बाकी जो मामलात है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी कोई फ्रीनेस नहीं होगी। और आपको इस अंदाजे से, इस बात से इस अंदाजा लग सकता है जी। कि जब आप 2024 की उपलब्धि डेवलपमेंट्स की, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहे थे, तो वहां मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि अभी डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर की सियासी लिहाज ऐसी है कि हुकूमत होके भी एजाज साहब, एजाज साहब एक मिनट मेजॉरिटी। आपको रोकूंगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और मैं जानना चाहूंगा कि आमिर भाई, आबिद ने कह दिया है कि हमें सबसे नुकसान जो हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है अलायंस करने से। जी आमिर। शायद ये मेरी बात शायद समझे नहीं, क्योंकि मैं एक प्रवक्ता हूं, तो मैं उसी तर्ज पे बात करूंगा। मैंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ही नहीं की। मैं अपने तंजीम की बात कर रहा हूं कि हमने कहाँ गलती की। मैंने तो ये नहीं कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहाँ गलती की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी टिकट्स और जो बांटनी थी वो जानते हैं, जिसको जो उसको अथॉरिटी रखता था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो, अगर हम 47 में से अगर हम सिर्फ 5 या 6 पे लड़ रहे हैं,
तो हम अपने जो लोग हैं जो पिछले 10-20 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अवाम में जा रहे हैं, अवाम के मसलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनको इजाला करने की भी कोशिश करते हैं, तो उनको वो कहीं ना कहीं जो वो नुकसान में उस नुकसान की बात कर रहा था। बाकी हम एक अलायंस में हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तो बात करूंगा नहीं। जब अलायंस में है तो हम कैसे एक दूसरे के खिलाफ बात कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन्हें इस बात को समझा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जहां तक जम्मू की हम बात कर रहे हैं, तो जम्मू में वहां पर भी मैं कहूंगा कि अगर जो जिस तरीके से वहां टिकट्स का बंटवारा हुआ और उसके साथ साथ जब सतीश जी की बात कर रहे थे, वो तो कांग्रेस में ही थी, उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद उनने इंडिपेंडेंट लड़ा और आज वो जो है वजीर हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टिकट्स में भी कुछ जो बांटने में है उसमें भी कुछ गलतियां हुई। और जो अचानक आपने देखा होगा कि जब इलेक्शंस की अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने किया और उसके बाद चंद घंटों के बाद जो है हमारे पीसीसी के सदर जो है बदले गए। जो नए पीसीसी के सदर थे तारिक अमीर करा साहब, तो उनको बहुत कम वक्त मिला कि वो उनको टिकट्स भी बांटनी थी, इलेक्शन की तैयारी भी करनी थी, खुद भी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उनको काफी कम वक्त मिला कि वो उसकी तैयारी भी करें और टिकट्स किस तरीके से और कौन डिजर्विंग था कौन नहीं था उसको भी देखना था, तो उसके लिए बहुत कम वक्त था। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से आपने इलेक्शन लड़ने चाहिए थे वहां कहीं कमी रही है, और आपकी जो अपीजमेंट की पॉलिसी है शायद उसका रिएक्शन है कि जम्मू प्रोविंस में 2014 के बाद आपका एक भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीत पाया है? आमिर भाई, ये चिंता का विषय है। कांग्रेस जो गढ़ था जम्मू प्रोविंस का। जी जी सही। वी नीड टू इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, लेकिन अपीजमेंट की बात नहीं है। कांग्रेस ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है, कोई रीजनल पार्टी तो नहीं है, जो मुल्क के हर मैं कहूंगा हर खिते में, हर इलाके में, जिले में या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस तो मौजूद है। तो अब जम्मू में क्या मामला रहा है? अपीजमेंट की तो बिल्कुल बात नहीं है, चाहे वो हिंदू पॉपुलेशन हो, मुस्लिम पॉपुलेशन हो। कांग्रेस तो हर हर शोबे को, हर फर्द को, जो हर मजहब के मानने वाले को रिप्रेजेंट करती है। तो कहां पर चूक हुई, कहां पर गलती हुई, उस पर ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है। अगर आपको पता होगा कि एक इंक्वायरी बैठी हुई है और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट अभी जो है पूरी नहीं हुई है, उसकी रिपोर्ट आएगी और हम भी देखेंगे कहां पर चूक हुई। सीसीडब्ल्यूसी की हमारी 2 दिन पहले की जो मीटिंग थी उसमें भी जो है बड़े फैसले आने वाले थे, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है उनका जी। निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सीडब्ल्यूसी में एक बड़े बड़े फैसले आने वाले, बड़ी चेंजेस कांग्रेस में, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हम बात करें या पीसीसी की बात करें, रियासती जो है हमारे जो पीसीसीज हैं उनमें बड़ा बदलाव आने वाला है और खासकर नौजवानों को मौका दिया जाएगा। सरबजीत जी, आप पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीधा आरोप लगाया। आपने कहा कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भड़काया, इसलिए उनको 42 सीटें मिली हैं। आप पर ये टैग लगा हुआ है कि ये राजनीति, मंदिर मस्जिद गीता कुरान की राजनीति तो आप करते हैं। सरबजीत जी। देखिए विनोद जी, पहले तो आपस में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपस में भी तालमेल नहीं है। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा कर रही है, अभी कांग्रेस को पीछे रख रही है, अच्छी बात है। ये भी एक डूबता जहाज है। यहाँ सही बात है। आपने मैं बोलने वाला था, आपने बोला कि जम्मू में पिछले 14 क्या मैं कहूँगा कि 15-16 साल से एक भी हिंदू विधायक जो है वो कांग्रेस नहीं जीत सकी है। शायद इनकी एक ऐसी पॉलिसी रही है जो नेशन के खिलाफ रही, जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और खास करके जम्मू कश्मीर के लोग, जो बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ आतंकवाद चरम सीमा पे रहा। जब भी कांग्रेस का राज रहा, यहाँ बहुत सारी जड़ें कांग्रेस ने ऐसे बखेरी हुई हैं जिनको आज भी उनसे निकालना बहुत मुश्किल है। उनमें से दफा 370 थी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तोड़ के, और यहाँ कहते थे कि दुनिया कत्लेआम होगा, लेकिन एक चिड़िया तक कश्मीर में नहीं मरी। तो ये सब एक गिनौना, इनका एक ऐसा हिसाब किताब था जो इनको देने आ रहा है। और हमेशा पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल और ये आतंकवाद की जननी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब मिलके ये, अब चूंकि इनको पता चल चुका है कि आज देश के जो मुसलमान हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को लाइक करते हैं। आज हर तबका जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में कोई एक सीट निकाल देते है। कश्मीर से, सरबजीत जी, कोई एक सीट निकाल देते, फिर उस पर मुहर लग जाती। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
इस बार हमने कम सीटों पे वहां पर इलेक्शन लड़ा, ये भी सही बात है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहां माहौल जो है वो साजगार हो रहा है और बड़ी अच्छे तरीके से अगली बार इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे जोशो, क्योंकि इस बार हमने बहुत चंद सीटों पे इलेक्शन लड़ा। ये पार्टी की स्ट्रेटेजी थी कि वहां पर भी कुछ लोग थे जो हमारे लाइक माइंडेड थे, तो उनको भी मौका दिया, लेकिन वहां पर एक ऐसा भ्रम फैलाया गया कि हम दफा 370 वापस लाए, अगर ये लोग जीते तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे, हमने पाकिस्तान के साथ बात करनी है, हमने दफा 370 लानी है। वो जो इमोशनल मुद्दे हैं जिनके बाद हमेशा कश्मीरियों को भड़काया जाता है, वैसे जो मुद्दे थे ये कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा भड़काया और कांग्रेस ने ज्यादा उसमें रोल था इन मुद्दों में, तो ये यहाँ पर भी लुप्त है और पूरे देश में भी लुप्त है। अभी तक ये पिछले शायद 15 साल में 200 सीट भी नहीं जीत सके हैं, 200 विधायक भी 3 बार में नहीं जीत सके हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी पार्टी का आज पतन की तरफ है, क्योंकि इनको समझ नहीं है कि देश में चलिए हर सरबजीत जी, तबके के जो लोग हैं वो देश आबिद भाई देशभक्ति आपको चाहते पता हैं, है कि इस जो देश कुछ का मिलना है झंडा दिल्ली बुलंद से करते मिलना हैं। है, और दिल्ली को लेकर के आप थोड़े नर्म हो चुके जी। हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एनडीए की सरकार चल रही है या इंडिया ब्लॉक की, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पहले जी तो मैं यहाँ पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को कि इन्होंने आज उन लोगों को एक्सपोज कर दिया जो इनके लाइक माइंडेड वैली में पार्टीज थी। जैसा इन्होंने खुद बोला कि आज हम कम सीटों पे लड़े, तो जहां जहां पर लाइक माइंडेड पार्टीज थी वो कौन सी पार्टीज थी वो लोगों को समझ आ गया होगा। जब हम कहते थे कि कुछ लोग यहाँ पर बीजेपी के मोहरे बन के हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी जबान कुछ और है लेकिन उनके दिल में कुछ और है। तो खैर, वो तो सियासत का काम है, सियासत होती रहेगी। लेकिन जहां तक आप बोल रहे हैं नहीं, कि आपकी दिल्ली भी समझ आ रही है, के सामने आपने हमारा जो जो दुबारे रुजू है, वादे वहां किए जो थे ना, रुजू आपकी है, भी बड़े देखिए अच्छे अपनी तरीके अपनी से बारी पे बोल कश्मीर रहे की हैं। आवाम को समझ आ मैंने रही है। इंटरप्ट नहीं किया किसी जो को, आपने ये भी आराम वादे से अपनी किए थे, आप बात कर उनसे पाए और मुकर मैं के भी आज आराम से अपनी बात रख पाऊं। दोबारा स्टेटहुड का मैं राग मैं लगा इस रहे पे हैं, लोग रिक्वेस्ट देख रहे हैं। करूंगा कि ये अपनी बारी पे बोलें। ठीक है, ठीक है, आप सरबजीत जी, आप अपनी बारी पे बोल चुके हैं, आप इंटरप्ट ना करें। ठीक तो है। कहीं ना कहीं हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की है। देखिए, जहां तक आप केंद्र और राज्य को देखें, वो जो रिलेशनशिप रहती है एक फेडरल स्ट्रक्चर में, उसको डिफाइन करना जरूरी है। हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कहीं ना कहीं मेल नहीं खाती हैं, लेकिन जहां तक इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हो वहां पर जी हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना देने चाहते। इसीलिए उमर साहब ने जो एक कोशिश की, एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कोशिश की बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उस कोशिश में हम लगे हुए हैं। और जहां तक बीजेपी का जो बही खाता है, जो बीजेपी की पॉलिसीज है, वो आज यूटी सेटअप में हमारे सामने चैलेंज बन के आ रहे हैं। चाहे वो रिजर्वेशन पॉलिसी को लाना हो, चाहे वो स्मार्ट मीटरिंग हो, चाहे हेल्प ग्रुप्स को इन्होंने अबंडन किया हुआ है, जो पूरा मेस इन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं हमारे सामने चैलेंज बन के आया है। लेकिन वी आर बाउंड टू सर्व द पीपल, हम ड्यूटी बाउंड है और हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि स्टेटहुड, राज्य का दर्जा जो है जल्द से जल्द। लेकिन आबिद भाई आपने कभी रोड मैप नहीं दिखाया अपना कि डेली वेजेस को कैसे, पता फाइनेंशियल इंप्लीकेशन कितनी है और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपेक्स में कितना अंतर है, ये बड़ी चिंता का विषय है। अब इस पे भी सवाल उठेंगे कि क्या कोई पार्टी जो मैनिफेस्टो देती है उस पर अगर काम नहीं करती है तो उसको पनिश किया जाना चाहिए। अब आप से सवाल है ये, देखिए फिर मैं देखिए जहां जहां तक हमें मैंडेट मिला है, मैंडेट हमें 3 महीने का नहीं मिला, 5 महीने का नहीं मिला, हमें मैंडेट 5 साल का मिला है। तो मुझे लगता है अभी हम कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। हमने आते आते ही 3 महीने में कुछ ऐसे फैसले लिए जो पब्लिक रिलीफ के लिए थे, चाहे वो एज रिलैक्सेशन का इशू था, चाहे वो लोगों को जो एकेडमिक सेशन है वापस रिन्यूअल उसका करना था, या आने वाले वक्त में दरबार मुंह जिससे एक इकोनॉमिक इन्फ्यूजन होता था जम्मू में, वो करने वाले हैं। और यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट जो इंशाल्लाह इस साल हम पेश करेंगे, जहां पर रोजगार जनरेशन पे काम हो। तो ये सब चीजें हैं, हमारे प्रपोजल्स हैं। लेकिन जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता, हम एक जेनेरिक तौर पे बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकते, और उसी जद्दोजहद में हम इस टाइम काम कर रहे हैं। चलिए अयाज साहब, आप मुझे ये बताइए, इसके जब रिजल्ट आए थे उसका आंकलन आप कैसे करते हैं कि 42 सीटें सीधी सीधी चली जाती हैं एनसी को और 29 सीटें बीजेपी को चली जाती हैं। क्या ये 5 अगस्त 2019 के फैसले पर मोहर है कि जम्मू के लोग चाहते हैं कि वो फैसला हुआ वो ठीक है, कश्मीर के लोग कहते हैं कि वो उचित नहीं था फैसला जो 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव के बाद लिया गया? जी अयाज साहब। बेशक जो
2019 के जो फैसले का असर है वो बेशक इलेक्शन उसमें दिखा, और उसके बाद ही जो डेवलपमेंट्स हुई एब्रोगेशन के बाद, तो लोग ये चाहते थे कि हमारी अपनी चुनी हुई सरकार हो। वो एक बात बहुत क्लियर इलेक्शंस में दिखी, और उसी का शायद ये नतीजा निकला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा सीटें आई। और ये आज हम नई बात कर रहे हैं, बल्कि ये उस वक्त जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन से पहले भी हमने इस चीज को बताया था कि जम्मू में बीजेपी को ज्यादा सीटें आने का इम्कान है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में। तो उसका यही वजह था कि जो सोच बदल गया दो खित्तों में, उससे एक असर पड़ा। क्योंकि बीजेपी का ये रहा, जो उनका वोट बैंक रहा, वो तकरीबन उन्होंने कोशिश करी सेव करने के लिए जम्मू में, और एब्रोगेशन से उसमें थोड़ा बढ़ावा ही मिल गया और उसको थोड़ा बल मिल गया। और जम्मू खित्ते में, सॉरी कश्मीर एरिया में ना चाहते हुए कि वहाँ सियासी पॉलिटिकल पार्टी, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे लोग जनरली बदजोन है। अलबत्ता चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर जो है एक अच्छा कार्डर है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है, उनका उसमें कोई रद्द बदल नहीं हो रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं एज ऑर्गेनाइजेशन। उसका उनको एक बहुत ही अच्छा फायदा मिला। और दूसरा, चूंकि लोग उनसे भी ओवरऑल में बदजन है, जो भी सियासी पार्टीज है, लेकिन कोई इमीडिएट मुतबादल न होने की सूरत में, जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा, उनको ये कि इंजीनियर रशीद शायद मुतबादल हो सकता है, लेकिन बाद में जब हालात देखे तो शायद ये भी लगा कि वो भी चलने में। तो उसी का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ, क्योंकि वो रिजल्ट था जो 2019 का जो एब्रोगेशन हुआ, उसका रिफ्लेक्शन जो हमको मिला वो इलेक्शन में मिला, असेंबली इलेक्शन में। उसी के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक उनका अपना सही कार्ड होना, और दूसरा एज ए रिएक्शन टू दैट डिसीजन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला उस चीज का फायदा। नहीं तो अगर नॉर्मल सूरत होती, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतने सीटें नहीं मिलती। जनरल जो कंसेप्ट था, जनरल जो सोच था उस वक्त, वो यही था कि कोई मुतबादल हो, लेकिन मुतबादल ना होने की सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहरहाल वोट ज्यादा मिला। और अलबत्ता ये भी एक्सपेक्ट नहीं। जी आमिर भाई, आपको लगता है कि अब पार्टी में ओवरहालिंग की जरूरत है? जो बड़े बड़े मठाधीश बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सेकंड लाइन लीडरशिप को आगे करने की जरूरत है? क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में आपको आईना दिख गया है। आप देखिए 6 सीटें मात्र मिली हैं, वो भी 5 कश्मीर से और 1 जम्मू प्रोविंस से, इकलौते रजौरी से जीत के आए हैं। तो हाल ही में जो CWC की मीटिंग हुई, उसमें भी ये निकल के आया है कि बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं और बहुत चेंजेस होने वाली हैं। और उदयपुर रेजोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, तो उदयपुर रेजोल्यूशन में भी यही कहा गया कि 50% के जो टिकट्स मैंडेट्स जो हैं वो नौजवानों को दिए जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से कि वैसा कुछ इस चुनाव में हुआ नहीं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जितना जम्मू कश्मीर को समझती है और यहाँ के मसलों को और यहाँ के जो परेशानी, अगर आप देखेंगे 370 की मनसूखी हुई, 370 दिया किसने था? और 370 के बाद ये सरकार तो रुकी नहीं। अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से हुकूमत चलाई है, अवाम की परेशानी को तो वो समझती नहीं, वो जानते नहीं कि अवाम के मसले और मामले क्या है। और जम्मू में इन्होंने, कश्मीर में तो उनका खाता खुला नहीं के बाद पूरे डोल बजाते गए कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है, खासकर कश्मीर में तरक्की हो रही है। जहां पर इन्होंने अगर पंचायत के इंतखाबात किया, अभी वो देखिए उसका टेन्योर खत्म हो गया। 73rd 74th अमेंडमेंट अगर लागू की गई है तो उसके चुनाव नहीं हो रहे हैं। असेंबली इंतखाबात जो है 10 साल के बाद यहाँ पर हुए, और उसके जब नतीजे इनके हाथ में नहीं आए तो रियासत का दर्जा भी कहीं ना कहीं रुका हुआ है, उसको भी हॉल्ट पे रखा गया है। तो जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को बड़े फैसले लेने पड़ेंगे और बड़ी चेंजेस करनी होगी, तब जाके मुझे लगता है कि जो रेलेवेंस भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुझे कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में दिख रही थी, वो कहीं ना कहीं जो है कुछ फैसलों की वजह से उसका नुकसान हमें झेलना पड़ा। सरबजीत जी, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे खामियां रह गई? आप तो कहते थे अब की बार 50 पार, वो कहाँ चला गया स्लोगन?
आपने बहुत सारे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी था जम्मू कश्मीर को, भाजपा ने। जी विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 42 सीट्स हैं उनसे भी 1,64,000 हमने ज्यादा वोट लिया, ऐसी बात नहीं है। हमने 70 साल में एक बेस्ट परफॉर्मेंस किया है यहाँ, कभी भी हमारी 29 सीट नहीं आई है, और इनसे भी ज्यादा वोट शेयर हमने लिया है जम्मू कश्मीर से, ये शायद इनको मालूम नहीं है। और आने वाले समय में देखेंगे आप कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लीड करेगी, और कश्मीर में भी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। हमारा वहाँ कैडर बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में, क्योंकि अभी इन्होंने जो लुभाने वादे किए हैं, जो इन्होंने उनको दिखाए थे सब्ज बाग, वो सब लोग देख रहे हैं। कश्मीर में हाहाकार है, अभी 2 महीने 2.5 महीने की इनकी सरकार है। कोई भी, जो लोगों ने इनको बड़ी अपेक्षा से चुना था, लोग चाहते थे कि अवाम के मुद्दे जो उछालें, ये उनसे बिल्कुल दूर है। ये तो वो नाम तक नहीं लेते हैं कि 65,000 डेली वेजर को कैसे लगाना है। अभी ये स्मार्ट मीटर कह रहे थे हम तभी और जेलम में फेंकेंगे। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा 100% हमने स्मार्ट मीटरिंग करनी है। मतलब इनका जो मैनिफेस्टो था वो कुछ और था। और आज आप ही के चैनल से मैं 4 दिन पहले सुन रहा था, उमर अब्दुल्ला साहब कैसे बोल रहे थे 100% हमने स्मार्ट मीटरिंग करनी है। पहले तो ये कह रहे थे हमने बाहर से स्मार्ट मीटर तोड़ के जेल में फेंकने हैं। यहाँ हमने कांग्रेस वाले कह रहे थे कि तभी में फेंकने हैं, 12 सिलेंडर फ्री देने हैं, 1 लाख रोजगार देना है, ना कि रोजगार के अवसर, सरकारी नौकरियां देनी है 1 लाख। तो ये सारे इनके जो सब्ज बाग इन्होंने मैनिफेस्टो में दिखाए, अपने भाषणों में बोलते रहे, उसी की वजह से लोगों ने इन पे विश्वास किया है। और आज 2-2.5 महीने में नाम तक नहीं लेते हैं उन मुद्दों का। ये कहते हैं कि स्टेटहुड चाहिए। स्टेटहुड से क्या हो जाएगा रातों रात भाई? यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 19-20-30 आप मंत्री बनाओगे, लोगों के टैक्स का पैसा जलाओगे, और सब लूट जैसे पहले थी वैसे ही रखोगे, और क्या होने वाला है? अरे पहले आप अवाम के मुद्दे, उनको तो आप छेड़ते नहीं हो। वो बातें जो लोग आपसे सुनना आप करते नहीं हो। अब खुद ही कह रहे हो कि हमने 100% स्मार्ट मीटरिंग करनी है। ये इनके माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे 4 दिन पहले इनका क्या बयान था? तो ये इनके एक चक्रव्यूह में लोग फंसे हैं, और उसी का नतीजा है कि नहीं तो सोच नहीं सकता कि पार्लियामेंट में ये बुरी तरह आबिद भाई, असेंबली में देखिए जीत रहे हैं। लोग, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि जो डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, और आपने वादा भी किया है। जम्मू कश्मीर के लोग ये भी चाहते हैं कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त भी दी जाए, सिलेंडर भी चाहते हैं। लेकिन 16 अक्टूबर को शायद शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, और आज 29 दिसंबर है। कभी इस रोड मैप को आपने उजागर नहीं किया, और फिर आपके पास एक बड़ा बहाना है, एक तो दिल्ली की सरकार, और दूसरा मैंडेट 5 साल के लिए मिला है। इंतजार कीजिए, और कितना इंतजार करेंगे? देखिए, पहले तो मुझे बहुत मतलब हैरतकुन बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे हमारा वोट शेयर बढ़ा था। इन्होंने ये बात सही बोली, इनका वोट शेयर बिल्कुल बढ़ा था, लेकिन ये नहीं बोला उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह जो जेरीमेंडरिंग इन्होंने की थी सीट्स की, जो 37 से 43 जम्मू को दिए गए, और उस हिसाब से इनका वोट शेयर बढ़ा। हालांकि उतना प्रतीक नहीं बढ़ा, बस थोड़ी एक इंक्रीमेंट है, एक माइन्यूट इंक्रीमेंट है। देखिए, जहां तक आप बात कर रहे थे कि हमें जो रोड मैप है रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स का, इकोनॉमिक वीकर सेशंस को 12 सिलेंडर देने का, उस पर हमने काम नहीं किया। देखिए, आप जो प्रपोजल्स बिहाइंड द सीन्स होते हैं वो तब टेबल किए जाते हैं जब एक फाइनेंशियल बजट आपके सामने रखा गया। अभी फाइनेंशियल बजट पेश नहीं हुआ। फिस्कल ईयर 2025 जब सामने आएगा, उसमें आप देखेंगे 200 यूनिट बिजली फ्री हमने बोला है हम मार्च में करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। हमने पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बोला है एलोकेशन ऑफ राइस, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड है। वो आपको सभी जो ये फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे ये आपको दिखेंगे जब हम फाइनेंस जो बजट होगा वो पेश करेंगे असेंबली में। तो ये मुद्दे उस टाइम सामने आएंगे। जहां तक हमारी जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है लोगों को सर्व करने की, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। मैंने सही बोला कि अभी 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने में हमने अपना इंटेंट जो गवर्नेंस का है वो दिखाया है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आएगा, और फाइनली फिर एग्जीक्यूशन पार्ट आएगा। तो 3 मरहलावार में 180 डेज का हमारा फर्स्ट फेज प्रोग्राम होगा। तो आप देखिए हम कैसे इन वादों को आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा करते हैं। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि मजबूत विपक्ष, जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन बीजेपी को करनी चाहिए, वो ये नहीं कर रही है कि लोगों का मत सामने रखें।
देखिए, अगर इनको मैंडेट मिला है जम्मू से, तो इनको भी राज्य के दर्जे के लिए हमारे साथ गुहार लगानी चाहिए, ना कि हमारे खिलाफ खड़ा होना चाहिए। क्या ये नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के लोगों को वो आसाइशें मिले? क्या वो ये नहीं चाहते वो सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो यहाँ के डिसीजंस लेने में? डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज रुके। जो चीजों के लिए हमें बार बार एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है, लोगों के हितों के जो काम है उन पर रोक लगे, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं जम्मू की जनता को, जिन्होंने इनको मैंडेट दिया है, और ये उस मैंडेट की इस टाइम उल्लंघन उस मैंडेट का कर रहे जी हैं। एयाज भाई, आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आप इसको थोड़ा खुलासा करें अपने तजुर्बे के हिसाब से। ये जो आगा साइद राहुल्ला रहनुमाई कर रहे हैं आरक्षण के खिलाफ, जो आरक्षण इस वक्त पैटर्न है उसके खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ, इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, ये एक ऐसा इशू है कि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है और राहुल साहब खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, तो इसको बहुत ही हर एक अपने अपने अंदाजे से देख सकता है। कोई ये भी कह सकता है ये कहीं कोई फिक्स्ड मैच तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ करने की सूरत में नहीं है। आगे खाई पीछे वो वाली बात। तो एक तो वो, और दूसरा या कहीं किया जा रहा है साहब की तरफ से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, ना इसमें फ्रंट करने की बात है और ना इसमें कोई फिक्स मैच की बात सकता है। ये एक सिंपल एक कमिटमेंट रही है रुहुल्ला साहब की। असेंबली इलेक्शन के दौरान उनकी बड़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग रही है, क्योंकि उनकी एक अपनी हैसियत भी है। तो एक कमिटमेंट उनकी रही है, लोगों को प्रॉमिस किया कि अगर कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारी हुकूमत लोगों के तवक्कात पर नहीं उतर पाएगी, जो प्रॉमिस किए गए हैं अगर उनको थ्रू नहीं कर पाएगी, तो मैं इनके खिलाफ खड़ा होकर लोगों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो उसी के चलते ये उसका एक प्रॉमिस है, एक कमिटमेंट है, क्योंकि वो एक महज एक सियासतदान ही नहीं है जो पेतर बदल सकता है, कल एक बात कर सकता है, आज दूसरी बात कर सकता है। वो एक मजहबी पेशवा भी है और मजहबी रहनुमा भी है। तो उस लिहाज से उनकी वो कमिटमेंट बहुत ज्यादा अहमियत रखती है कि जो उन्होंने लोगों को की है, और उसी के चलते वो रिजर्वेशन के प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, और शायद आगे भी हो जाएंगे ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, क्योंकि वो उनकी जाती कमिटमेंट है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं है, कोई ये समझेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, ऐसा भी नहीं है। और ना वो कोई फ्रंट खड़ा कर रहा है, और ना इसमें कोई साजिश है, आपस में बातचीत की होगी। जी जी जी, एयाज साहब, जब उनके साथ इल्तिजा खड़ी हो जाती है, वाहिद पराग खड़ा हो जाता है, तो उनको भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना फिर। दैट्स ट्रू, क्योंकि अब भी माहौल जो जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि किसी को कोई अंदाजा नहीं लग रहा है कि हम किस दिशा में जाएं, क्योंकि कोई क्लियरिटी कुछ नहीं है। यहां तक कि अभी चीफ मिनिस्टर, ये उस वक्त का टाइम नहीं है, दौर नहीं है कि जब बख्शी गुलाम अहमद के टाइम में उसको एक एरिया से दूसरे जगह जाना पड़ता था पैदल। अभी तो बटन पर डिजिटलाइजेशन का जमाना है, इनॉग्रेशन दफ्तरों में किया जा रहा है किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का। लेकिन आज की सिचुएशन में भी आप देखोगे कि सेब जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो गाड़ी में गांदरबल जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि मैं भाई देखूं बर्फ उठाया गया या नहीं गया। सो ये सिचुएशन बता रही है। इस सिचुएशन में कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि हमने क्या करना है और कहां जाना है। और अपोजिशन के लिए भी, खासतौर पीडीपी के लिए जो बड़ी एग्रेसिव अपोजिशन है, हालांकि तीन ही मेंबर है उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है ये तय कर पाना कि हम किस दिशा में जाएं। ना अभी सरकार है और ना अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर है, ना वो है, तो हम क्या करें क्या नहीं। तो उनको भी एक मौका मिला। जी, करा साहब को हो गया, अब काफी टाइम हो गया, आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना पा रहे? आप को दिल्ली से इशारे की जरूरत है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दीजिए सारा कुछ। शेख आमिर साहब पूछा? हाँ जी हाँ जी जी। मैंने कहा अभी काफी टाइम हो गया है रिजल्ट आए हुए या करा साहब को कमान संभाले हुए, आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया अभी तक। नहीं,
जल्दी आप देखिए, मैंने आपको कहा कि एक इंक्वायरी जो बैठी हुई है उसका जम्मू में तो जितने भी हमारे जो इलाके थे या लीडरान थे उनसे मुलाकात हुई। अब कश्मीर की बारी है, लेकिन कुछ मामला जो है CWC भी हो, और कल की बात है कि हमारे आदरणीय जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। तो कुछ मुझे लगता है कि जनवरी के बाद ही आप फरवरी में देखेंगे, बड़े फैसले भी आप देखेंगे, और जो इंक्वायरी उसका रिपोर्ट क्या है उसी के हिसाब से उसको मद्देनजर रख के जो है आने वाले फैसले लिए जाएंगे। जी सरबजीत जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? और ये सवाल मैं आबिद से भी जानना चाहूंगा कि ये ऑफिस मिली पार्टी भगत में से ठीक नहीं है। हाँ विनोद जी, ये मिली भगत से और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पहले उमर अब्दुल्ला साहब बोलते हैं कि देखिए सबको हक है, वो कर सकते हैं, बाद में वो खींच लेते हैं। मतलब ये लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपनी ही सरकार, अपने ही मेंबर पार्लियामेंट वहां धरने पे बैठते हैं आरक्षण के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं गुजरों के लिए, इन्होंने बकरवालों के लिए, इन्होंने पहाड़ी समाज के लिए, इन्होंने जहां वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों के लिए, यहाँ 1971 रिफ्यूजियों के लिए, 65 रिफ्यूजी, 71 के रिफ्यूजियों के लिए। अब ये सारे मसले भारतीय जनता पार्टी और चलिए केंद्र की चलिए सरकार ने सर सुलझा जी, दिए हैं। समय अब कम इनके है, पास एक कोई मिनट में मुद्दा नहीं आबिद जी है। इसका जवाब दे दीजिए। क्यों मुखर हुए हैं आगा साइद राहुल्ला? एक मिनट में, समय कम है मेरे पास, जल्दी जल्दी इसका बाइंड अप कीजिए। देखिए वो जो प्रोटेस्ट उनका था वो एक कॉन्शियस लेड प्रोटेस्ट था। वो एक सांसद भी है और लोगों की अपेक्षा है उनसे कि वो उनके मुद्दे उठाए। हालांकि मैं जाती तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर होने के नाते मैं ये कहूंगा इट वाज अ राइट प्रोटेस्ट बट एट द रॉन्ग प्लेस। तो बाकी वो उनका कॉन्शियस कॉल था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और आगे भी वो इस पे बात करते रहेंगे। चलिए चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख आमिर, सरबजीत सिंह, आबिद वानी, अहमद एजाज, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।